हमारे देश भारत में दो लोगों के लिए शादी, तलाक और संपत्ति के नियम कानून उनके धर्म के हिसाब से अलग अलग हैं। यानी अगर आप हिंदू हो तो आपके लिए कानून अलग है, आप मुस्लिम हो तो आपके लिए कानून अलग है, और अगर आप ईसाई हो तो आपके लिए कानून अलग है। अब सवाल ये उठता है कि एक लोकतांत्रिक देश में नागरिकों के लिए उनके कानून अलग अलग उनके धर्म के लिहाज से क्या सही है या फिर गलत। यही डिबेट बन चुका है यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिमांड का सबसे बड़ी जड़, यानी कि सबसे बड़ा आधार। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की सख्त आवश्यकता है, सख्त जरूरत है। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे कि क्या है यूनिफॉर्म सिविल कानून, आज हम समझेंगे कि किस तरीके का कोड है, इसमें क्या क्या है, और इसको क्यों लागू किया जाना इतना आवश्यक है। एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे डिटेल डिस्कशन करेंगे, तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे क्योंकि हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक चिंता जताई है कि भाई अगर हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं किया गया तो आने वाले समय में कानून को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाने की बात की है और कहा है कि कानून को समझना अब मुश्किल होने लग गया है, क्योंकि अलग अलग समुदाय के लिए, अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून है। जैसे कि हिंदू मुस्लिम में बात करें तो शादी के कानून अलग हैं, उनके शरीयत कानून के हिसाब से चलता है, हमारा हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से चलता है। ठीक उसी तरीके से डिवोर्स है, सक्सेशन है, यानी कि प्रॉपर्टी में किसका हिस्सा होगा किसका हिस्सा नहीं होगा। जैसे हमारे हिंदुओं में क्या होता है बच्चों कि महिला और पुरुष यानी बेटी बेटा दोनों का अधिकार होता है, लेकिन मुस्लिमों में बेटे का अधिकार होता है अधिकतर और बेटियों का अधिकार नहीं होता है। गोद लेने की बात करते हैं, मतलब तमाम कानून जो होंगे पर्सनल कानून, वहां पे आप लोग देखोगे बहुत बड़ा एक अंतर दिखाई देता है अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून में। ठीक है बच्चे, तो मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन, इनहेरिटेंस में अलग अलग कानून होने की वजह से हम लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई साहब इसको अगर हम लोग को निपटाना चाहते हैं तो डेफिनेटली यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, अब देखिए कोर्ट यहां पे क्या कह रहा है कि हमें कोई भी नया कानून लाने से पहले एक कानून को अप्लाई करना पड़ेगा, वरना यहां पे क्या हो जाएगा, एक लीगल वैक्यूम क्लियर हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा लीगल वैक्यूम। अब लीगल वैक्यूम का क्या मतलब होता है बच्चों? लीगल वैक्यूम का मतलब ये होता है कि अगर कोई कानून गया, जैसे मान लीजिए कि एक कानून अभी खत्म हो गया है ना, और 10 दिन तक दूसरा कानून नहीं आया, तो 10 दिन बाद दूसरा कानून आया, तो ये 10 दिन होगा, ये तो बिना किसी कानून के चलेगा, है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लीगल वैक्यूम बोलते हैं। लीगल वैक्यूम यानी कि एक ऐसी जगह जहां पे कानून काम नहीं कर रहा, कानून फेल हो चुका है। तो लीगल लीगल वैक्यूम जैसे क्रिएट होगा, वैसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे धर्म इसका फायदा उठाने में लग जाएंगे। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग धर्मों के कानूनों को आपको पढ़ना पड़ेगा, डिबेट छिड़ेगी, डिस्कशन छिड़ेगी, उसके बाद लोकसभा राज्यसभा में आप लोग डिबेट बात करोगे, डिस्कशन करोगे, उसके बाद कई दिनों के बाद आप फैसला लेने में संभव हो पाओगे। उसके बाद भी यहाँ पे न जाने कितने ग्रुप, न जाने कितने धर्म आंदोलन करें, प्रोटेस्ट करें, बहुत सारी चीजें झेलनी बाकी हैं। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स आपको क्या करना है, एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क बनाना है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आने के लिए। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब देखिए यहां पे क्या कह रहे हैं कि इतना बड़ा चेंज लाने के लिए हमको एक पूरा सेट लाना पड़ेगा सिविल लॉ का। अब एक और बात देखिएगा, मैं यहां बार बार सिविल कानून बोल रहा हूं, मैं यहां पे बार बार सिविल लॉ बोल रहा हूं, सिविल कानून बोल रहा हूं। ठीक है बच्चे, मैं यहां पे बार बार सिविल कानून बोल रहा हूं। सिविल कानून का मतलब क्या है भाई साहब, मेरे एक पर्सनल अधिकारों की बात कर रहा हूं। ठीक है बच्चे, पर्सनल अधिकार, मैं यहाँ पे कानून, क्रिमिनल कानून की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे पर्सनल लॉ की बात कर रहा हूं, पर्सनल लॉ की बात कर रहा हूं। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। अब पर्सनल लॉ में क्या आ जाते हैं, शादी, डिवोर्स, एडॉप्शन, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं। तो इस सारी की सारी चीजों पे हम लोग एक एक करके बात करेंगे। ठीक है बच्चे, लेकिन सबसे पहले देखेंगे क्या यूनिफॉर्म सिविल कानून जो लगाया जा रहा है हमारे संविधान में दिया है, क्या संविधान की तरफ से इसको बैकअप है? तो डेफिनेटली है बच्चे। हमारे संविधान का आर्टिकल 44, हमारे संविधान का आर्टिकल 44 कहता है कि पूरे राज्य की एक ड्यूटी है, जो हमारे राज्य की, हमारे स्टेट की एक ड्यूटी है। और क्या ड्यूटी है हमारे स्टेट की? पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। यह हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में ऑलरेडी गिवन है, इट इज मेंशन इन द आर्टिकल 44 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है बच्चे, समझिएगा। तो डेफिनेटली अब आप सोचिए कि हमारे संविधान में भी लागू है,
और हम फिर भी पूरे देश में लागू नहीं कर पा रहे, क्यों? दंगे होने लग जाते हैं भाई साहब। जब देखो तब रोड पर लोग निकल आते हैं, उनको लगता है कि हम उनके धर्म के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। अरे यार, किसी भी धर्म से ज्यादा बड़ा होता है हमारा देश, और हमारे देश की सबसे बड़ी जरूरत आज की डेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कॉलोनियल पीरियड से ही चला रहे हैं, यानी कि जब हम लोग अंग्रेजों के अंडर में हुआ करते थे, उस टाइम अंग्रेज भी ये बात समझ गए थे कि देखो भैया, क्रिमिनल लॉ में तो आप लेकर के आ सकते हो यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि क्रिमिनल कानूनों में तो अप्लाई कर सकते हो, नो डाउट, सभी के लिए, लेकिन आप पर्सनल लॉ में नहीं लेकर के आओगे, क्योंकि यहाँ पे धर्म जो है ना बच्चे, जो रिलीजन है, जो धर्म है ना हमारे देश के लोगों का, उसके लिए लोग पागल हैं, लोग पागल है भाई साहब, पागल हैं, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे उनके धर्म को मत छेड़ो, अंग्रेज भी समझ गए थे, इसलिए अंग्रेजों ने जो क्रिमिनल लॉ था उसको तो यूनिफॉर्म कर दिया, नो डाउट, लेकिन भाई पर्सनल लॉ में उन्होंने नहीं छेड़ा, बोला ना भाई हम नहीं छेड़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारी आजाद होने वाले समय की बात है ना, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान सभा, इसने भी यही बात बोली, संविधान सभा ने भी यही बात बोली, ठीक है, कि भैया जो हमारा एट द एंड ऑफ द डे डिसाइड क्या हुआ था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लगेगा। जबकि बी आर अम्बेडकर, आप लोग देखोगे भीमराव अंबेडकर पूरी तरीके से फेवर में थे, बोल रहे थे कि नहीं यार, हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आना चाहिए। देखो भीमराव अंबेडकर मानते थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में हमारा देश पहले ही बटा हुआ है, अब हम लोग इसको और जाति पाति अलग अलग लेवल पे और बांट ही रहे हैं, तो यार एक ऐसा कानून लेकर के आओ, किसी एक सिंगल कानून के अंदर पूरा भारत चले। तो भीमराव अंबेडकर तो मानते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बाकी लोग जो थे उन्होंने साफ बोल दिया कि नहीं नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से हमारे देश में धर्म के नाम पर दंगे भड़केंगे, और यहाँ पे अलग अलग जो समुदाय है, जो कि बहुत छोटे छोटे समुदाय हैं, उनको बड़ा नुकसान पहुंचेगा। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में डाल दिया गया, बजाय इसके कि उसको फंडामेंटल राइट बनाना था। तो मौलिक अधिकार नहीं बनाया गया, कहां पे डाल दिया गया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ठीक है बच्चे, याद रखना। तो अभी क्या है, हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, कोई कानून आप लोग नहीं देखोगे, ठीक है बच्चे। चलिए, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आजाद हो जाते हैं। आजादी के बाद 1955-56 में एक कानून आता है, ठीक है, क्या बोलते हैं? हिंदू कोड बिल, यानी कि हिंदुओं के जो धर्म से जुड़े कुछ नियम है उनको परिवर्तन करने के लिए एक बिल, एक एक्ट लेकर के आया जाना था, ठीक है बच्चे। चलिए, अब देख लेते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, क्या आज की डिमांड है? क्या आज की डिमांड है, या फिर क्या जो देश हमारा एकदम से इसके डिमांड करने लग गया? ऐसा क्या है? तो चलिए बच्चे देखते हैं ऐसा क्या है। मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो का केस देखेंगे, ठीक है बच्चे। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो का आप सबसे पहले केस देखोगे। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से आ गया, कानून बनते हैं तो लोग जब कानून को अप्लाई करते हैं तो कानून के एप्लीकेशन के साथ उसकी कमियों का फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। तो कमियों का जब फायदा कोई उठाएगा, तब यहाँ पे पार्लियामेंट को, तब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं यार, ये कमी थी, तो उस कमी को दूर करने के लिए एक और एक्ट लाया जाता है ना। तो बहुत सारी कमियां होती है, तो कमियां देखिए कैसे कैसे समझ में आएगा। तो एक मोहम्मद अहमद खान थे, शाहबानो, जो शाहबानो बेगम केस था। अब मोहम्मद अहमद ने उनको तलाक दे दिया और उनके 5 बच्चे थे, लेकिन मेंटेनेंस नहीं दिया। बोले मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा। ये कोर्ट में चलेगी भाई कि भैया हमको मेंटेनेंस चाहिए भाई, ठीक है, हमको क्या चाहिए? हमको मेंटेनेंस चाहिए। अब अगर उनको मेंटेनेंस चाहिए तो जाहिर सी बात है भैया, क्या करोगे आप? मेंटेनेंस चाहिए तो आप क्या करोगे बताओ? तो मेंटेनेंस चाहिए तो आप यहाँ पे बच्चे देखोगे कि आप कितने इनकम है, कितनी क्या है। तो इनकी इनकम भी बहुत ज्यादा बड़ी थी, कोर्ट ने बोला कि आपकी इनकम बहुत ज्यादा है, आपको देना पड़ेगा मेंटेनेंस। तो इन्होंने बोल दिया था कि नहीं, मैं अपने शरीयत कानून के हिसाब से मेंटेनेंस दूंगा, जो कि 3 महीने ही अलाउड है, हमारे कानून के हिसाब से 3 महीने अलाउड है। तो यहाँ पे क्या बोला गया कोर्ट के द्वारा मोहम्मद अहमद खान को कि नहीं, आप पूरी जिंदगी यहाँ पे भरण पोषण दोगे, मेंटेनेंस दोगे। ये शरीयत कानून के हिसाब से नहीं, हमारे संविधान के हिसाब से चलेगा, ठीक है। तो आप देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे इसको मोहम्मद अहमद खान को कोर्ट ने बोला कि नहीं, पूरी जिंदगी दोगे, लेकिन तभी आप देखोगे 86 में, ठीक है, याद रखना, 1986 में एक केस आता है, एक कानून आता है, और ये बता दिया जाता है कि ठीक है, 3 महीने ही अलाउड है। 3 महीने अलाउड है, यानी कि कोई भी मुस्लिम तलाक देगा तो 3 महीने का भरण पोषण देगा। अब देखिए अब केस कितना कमजोर पड़ गया, कानून ही लेकर के आ गए हैं, कानून ही लेकर के आ गए। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो केस में कितनी ज्यादा गलतियां हुई, सिर्फ एक कोई पॉइंट की वजह से कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, यानी कि पूरे देश में एक कानून नहीं है। उसके बाद आप देखोगे सरला मुदगल, क्या देखोगे? सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सरला मुदगल को जब तलाक दिया, सरला मुदगल ने जब अपनी वाइफ से शादी की तो वो हिंदू थे, है ना, लेकिन उन्होंने जब दूसरी शादी की तो इस अपराध से बचने के लिए उन्होंने मुस्लिम में कन्वर्ट कर लिया अपने आप को। अब मुस्लिम में कन्वर्ट कर लिया तो मुस्लिम धर्म में क्या लिखा था, आप 2 या 3 शादी कर सकते हो। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि भैया यहाँ पे ये कन्वर्जन को नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे अपराध किया, अपने अपराध को छुपाने के लिए कन्वर्जन में आ रहे हो, तो हम भाई यहाँ पे नहीं मानते इस बात को। तो यहाँ पे आप देखो किस तरीके से कानून का फायदा उठाया जा रहा है। कानून का फायदा क्यों? उसमें कानून कमजोर है तो मैं उसको अपना लूंगा, उसमें कानून कमजोर है तो उसमें अपना लूंगा। पूरे देश में एक ही कानून होता तो यहाँ
यहाँ पे बच्चा ये इतना हिमाकत नहीं करता। ठीक है, उसके बाद शायरा बानो की बात कर लेते हैं। शायरा बानो और यूनियन ऑफ इंडिया ट्रिपल तलाक वाला केस है, तलाक 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 कर देगा पति तो भैया पत्नी जाओ हवा खाने, तलाक हो गया भाई। और ये पत्नी को अधिकार नहीं था, ये कैसा तलाक है भाई साहब कि आपने तलाक 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 बोल दिया तो आपका तलाक भी हो जाएगा, नहीं। तो यहाँ पे 2019 में इसको भी हटा दिया गया। तो अब देखा जा रहा है कि सारे सारे केस आपको क्या बता रहे हैं, सारे सारे केस बता रहे हैं कि भाई साहब हमको जरूरत है यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आने की। चलिए एक एक करके थोड़े बहुत हिंदू मुस्लिम और बाकी सारे कोड्स को देख लेते हैं। तो हिंदू जो कोड्स हैं वहां पे कानून है, उसमें 4 कानून आप लोग देखोगे। जैसे कि देखो कोडिफाई किया गया हिंदू को 4 कानूनों में। हिंदू मैरिज एक्ट यानी 1955 में एक ही शादी करोगे, दूसरी शादी अलाउ नहीं है। हिंदू सक्सेशन एक्ट यानी कि प्रॉपर्टी वगैरह का देखोगे है ना, तो कौन उत्तराधिकारी बनेगा ये कानून दिया गया है। ठीक है, हिंदुओं में लड़की और लड़का दोनों ही है। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, हिंदू एडॉप्शन एक्ट मेंटेनेंस एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, तमाम तमाम चीजें आप लोग देखोगे। ठीक है बच्चे, दीज लॉज अप्लाइज टू हिंदू, सिख, जैनिज्म, बुद्धिस्ट, ये सब पे अप्लाई होता है सारे के सारे कानून। ठीक है बच्चे, एक एक चीज आप लोग यहाँ पे देखोगे। चलिए बच्चे, नाउ अदर पर्सनल एंड सेकुलर लॉ, अदर पर्सनल एंड सेकुलर लॉ यानी कि देख मुस्लिमों की बात कर लेते हैं। तो मुस्लिमों का जो कानून है बच्चे, उनके धार्मिक ग्रंथों पे टिका हुआ है, उनके धार्मिक ग्रंथों पे टिका हुआ है। उसके बाद आप लोग देखोगे इनका एक कानून है, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत कानून है 1937 में, उसके हिसाब से ये लोग चलते हैं भाई साहब। और उस कानून का आज के जमाने के हिसाब से कोई लेना देना नहीं है। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट यानी कि जो मुस्लिम मैरिज एक्ट का खत्म किया जाना, यानी कि मैरिज खत्म किया जा सकता है उसके लिए भी एक एक्ट लाया गया है। ये सब बहुत ही कमजोर कानून है। क्रिश्चियन में आप लोग देखोगे हमारा ही एक्ट चलता है, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 का चलता है। और बाकी सारे धर्मों के लिए भी एक कानून आया था कि अगर तो भाई आप इंटर रिलीजन मैरिज करना चाहते हो तो आपकी जो शादी होगी 1954 एक्ट में, आप देखोगे स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में आप इंटर रिलीजन मैरिज कर सकते हो। तो ये तमाम तरीके की चीजों देखो बहुत ज्यादा जरूरत थी बचाने की। अब देखते हैं कौन कौन से देश ने कौन कौन से राज्यों ने अपनाया है और प्रेजेंट जो कंडीशन है वो क्या है। तो भाई साहब गोवा ने तो भैया 1867 में ही अपना रखा था, क्योंकि पोर्चुगीज सिविल कोड आया था तो पुर्तगालियों ने अपना लिया था। उसके बाद देखो उत्तराखंड ने 2024 में अपनाया था, लेकिन उत्तराखंड ने 2025 के एंड में अमेंडमेंट भी किया, यानी कि इस कानून की जो भी कमियां थी ना उसको अमेंडमेंट करके चेंज भी किया, कानून नहीं हटाया। ठीक है बच्चे, याद रखना। तो इन्हें 2024 में लागू किया गया। और भी बहुत सारे राज्य हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाए, जैसे गुजरात हो गया, असम हो गया, अलग अलग चीजों की बात करेंगे, ठीक, अलग अलग राज्यों की बात करेंगे। ठीक है बच्चे, अब देखना यह है कि क्या केंद्र सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहती है, करेगी कि नहीं करेगी, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। क्योंकि जिस तरीके से अभी डिमांड बढ़ रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, डेफिनेटली यहाँ पे आप देखोगे कि लोकसभा राज्यसभा में बहुत जल्दी एक डिबेट शुरू होने वाली है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के। तो ये था हमारा आज का सेशन दोस्तों, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। इसी तरीके का और भी बेहतरीन सेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।